हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेशन चल रही है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन ले रखे हैं आपके लिए, जो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। आप आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का दे रहे हो, इवन आप अगर यूजीसी नेट भी दे रहे हो तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आपको हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस मिलती है, साथ ही साथ मैं हिस्ट्री की भी क्लासेस लेके आती हूँ। अगर आप किसी भी स्टेट का टीजीटी या पीजीटी दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है तो आपके लिए हेल्प करेगा। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली थ्योरेटिकल पार्ट को भी कंप्लीट कराया जाता है। आप एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना, आपको काफ़ी बेनिफिशियल क्लासेस मिलने वाली है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत सामान्य शब्दों में व्यक्तियों को सजगता के साथ समझने और उसके सामूहिक जीवन और संगठन की समस्याओं को हल करने का प्रयास है। तो ऐसा बोले थे सेवाइन, बोले थे। ऑप्शन नंबर बी इज द ऑप्शन बी सेवाइन, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दर्शन की मृत्यु पर दुख प्रकट किया है? रॉबर्ट डेहल है, पीटर लासलेट है, पीटर विंच है, डेविड स्टर्न है। पीटर लासलेट ने राजनीतिक दर्शन की मृत्यु पर दुख प्रकट किया। उन्होंने अपनी रचना फिलोसफी पॉलिटिकल एंड सोसाइटी में राजनीतिक सिद्धांत के पतन की धारणा दी है। अगला, डेविड स्टर्न ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में एक पूरा अध्याय आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के पतन पर लिखा है। वह मानता है कि कुछ विरले उदाहरण को छोड़कर राजनीतिक सिद्धांत नैतिक मूल्यांकन को त्याग चुका है और ऐतिहासिक विश्लेषण का उपयोग करने लगा है। आगे है क्वेश्चन नंबर, देखो, लियो स्ट्रॉस ने अपनी लेख क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी 1955 में, अल्बर्ट कॉमन ने अपने लेख द डिवाइन, ये सबका लिख लो, आप लिख भी सकते हो। द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, रॉबर्ट डेहल की पॉलिटिकल थ्योरी में राजनीतिक सिद्धांत के पतन को स्पष्ट किया गया। अब राजनीतिक सिद्धांत के पतन, अगर क्वेश्चन एक बन जाता है राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात कौन कौन करते, तो लियो स्ट्रॉस हो गए, कॉबिन हो गए, रॉबर्ट डेहल हो गए, लासलेट हो गए, ठीक है। अगला है, ये आपका पॉलिटिकल थ्योरी से ये क्वेश्चन हो गया, नव उदारवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं? कौन सा? नव उदारवाद के रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थ्रेचर की सरकार के दौरान नव उदारवाद दृष्टि व्यापक रूप से विकसित हुई। सही बात है। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रम की किन्सीय धारणा का प्रहार करता है। यह आर्थिक अहस्तक्षेप नीति को पूर्णतः नकारने के रूप में उत्पन्न हो, नहीं, पूर्णतः नहीं नकारा है इसने, तो ये सी नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा जा रहा ना। यह मुक्त बाजार और उदार पुनरुद्धार पर बल देता है, ठीक है। अगला है, उत्तर मार्क्सवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? उत्तर मार्क्सवाद, देखो, श्रमिक वर्ग क्रांतिकारी आंदोलनों में विकसित नहीं हुआ है। आर्थिक वर्ग हित अपेक्षित विचारधारा और राजनीतिक में स्वायत्ता होता है। श्रमिक वर्ग समाजवाद में अपनी आधारभूत स्थिति को बनाए नहीं रख पाता। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे है, मैच करना है आपको। थॉमस पॉग है, माइकल वॉल्जर है, सुजान मोलर हॉकिंस है, जॉन रॉल्स है। देखो, वितरण योग न्याय, वितरणात्मक न्याय की बात किसने की है? जॉन रॉल्स। तो हमें डी में फर्स्ट करना था। डी में फर्स्ट करते तो आपका एक से ही आ जाता है, बाकी हम मैच कर रहे हैं। थॉमस पॉग का है विश्व न्याय, वैश्विक न्याय, थॉमस पॉग का वैश्विक न्याय। माइकल वॉल्जर का है न्याय का समुदाय परक परिप्रेक्ष्य, क्योंकि ये समुदायवादी विचारक हैं। सुजान मोलर हॉकिंस का है न्याय की स्त्रीवादी संकल्पना, ये स्त्रीवादी विचारक है सुजान मोलर हॉकिंस, ठीक है।
आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और माइकल वेजर की ये काफ़ी फेमस बुक है, स्फीयर ऑफ जस्टिस, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस 1983। आगे, राजनीतिक विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें स्टार बना हुआ, इस क्वेश्चन को एलिमिनेट किया गया था, तो इसलिए हम भी इसे लीव करते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लेनिन की पार्टी इस रूप में संरचित थी कि कुछ लोग अभिजात्य तथा बौद्धिक और नैतिक रूप से श्रेष्ठ होकर अल्पमत श्रमिक वर्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा और कर्णधार बन सके। ऐसा सेवाइन का है, ऑप्शन सी। आगे है श्रेष्ठ परिषद। नॉक्टूरनल काउंसिल का उल्लेख प्लेटो ने किस में किया है? तो ये द लॉज में किया, श्रेष्ठ परिषद की बात। देखो, श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख प्लेटो की अपनी पुस्तक द लॉज, इनकी लास्ट बुक भी है। जैसे अगर कालक्रम में आ जाए आपको प्लेटो की बुक को अरेंज करने, तो लास्ट में आप लॉज लगाना, एपोलॉजी पहले है, लॉज बाद में है, ठीक है। जैसे उसमें रिपब्लिक में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आइडियल बात की, इसमें थोड़ी थोड़ी इन्होंने रियलिस्टिक बात भी कही है। नैतिक जीवन का निरीक्षण किया था। नॉक्टियल परिषद का निर्माण प्लेटो द्वारा वर्णित परामर्शदात्री परिषद में 37 सदस्य में से 10 वरिष्ठ सदस्य मिलकर करते हैं। यह परिषद कानून से ऊपर है तथा बहुत शक्तिशाली है। द लॉज कुल 12 भागों में विभाजित है। अगर कभी पूछ जाए लॉज कितने भागों में, क्योंकि आजकल बुक के पार्ट्स के भी नाम पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो 12 भागों में विभाजित है। पहले 2 भाग में संगीत और नृत्य की शिक्षा पद्धति है। तीसरे भाग में राज्य के ऐतिहासिक विकास में। चौथे भाग में राजनीति के आधारभूत सिद्धांत। 5वें से लेकर 8वें तक कानून, शासन, संचालन, पदाधिकारी आदि के बारे में वर्णन है, ठीक है। आगे चलते हैं। असर्सन जीजन का क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक की अपने प्रजाजन पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है, क्योंकि दास जन्म से ही निम्न एवं स्वयं शासन करने अयोग्य होते हैं। तो बोथ आर करेक्ट, और करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। अगला फिर है मैच द फॉलोइंग है। विल्मूर कैंडल्स, JW गॉफ, MW क्रस्टन्स, रिचर्ड कॉक्स। अब इसमें से आपको जो नाम, देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, जो आपको पता है, यानी रिचर्ड कॉक्स के बारे में काफ़ी बार आया हुआ है, तो आप ये पता है। तो अगर जैसे देखो एग्जाम में अगर बिल्कुल भी नहीं आए, तो देखो कौन सा आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा, उसके हिसाब से करना, और बाकी कुछ तो अब जैसे जिस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं, उसमें तो हम तुक्का भी लगा सकते हैं, बट जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें, जैसे अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हो तो उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो उसमें तो आपको संभल के करना पड़ेगा। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना। अगर आपको डाउट है 2 में, तो आप एक रिस्क ले सकते हैं। तो इसका देख लो, आप स्क्रीनशॉट ही लो। बिलमूर कैंडल का है जॉन लॉक एंड टू डॉक्ट्रिन ऑफ मेजॉरिटी रूल्स। फिर है JW गॉफ का जॉन लॉक्स पॉलिटिकल फिलॉसफी। क्रस्टन का है जॉन लॉक अ बायोग्राफी। और रिचर्ड कॉक्स का है जॉन लॉक ऑन वॉर एंड पीस, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके अनुसार विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है? दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है। शिष्ट जीवन की सुख सुविधा चमकीले रंगीन फीते हैं। यह है रूसो का, क्या है फिर से बताती हूँ। देखो, विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम, ये विज्ञान को आने पे बोलते हैं ना कि प्रकृति में लोग खुशी थे, तो उसलिए विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है। दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है। शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत के संदर्भ में सत्य नहीं है?
तो देखो, उत्पादन से अलगाव, श्रम कार्यों से अलगाव, ये इसे प्रजाति मान से अलगाव, ये नहीं, व्यक्ति से व्यक्ति का अलगाव, ये नहीं है, ये इससे नहीं है ऑप्शन। और इन्होंने इस एक बार DSSB में ही पूछा गया था कि अलगाव की बात इन्होंने किस पुस्तक में की है, तो ये किए हैं कौन सा बुक है उनका, ये 1844 की आर्थिक एवं दार्शनिक पांडुलिपि से जॉर्ज लुकास की पुस्तक, जॉर्ज, अच्छा रुक जाओ, इसमें क्या है, इकोनॉमिक्स वाला उनका जो बुक है ना, देखो, मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत के संदर्भ प्रजाति से अलगाव की धारणा सत्य नहीं है। प्रजाति मात्र से अलगाव मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत के 4 स्तंभ में शामिल। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य उत्पादन से प्रकट कट जाता है, मनुष्य की प्रकृति जुड़ाव खत्म हो जाता है, मनुष्य का मनुष्य से यानी अपने साथियों से संबंध खत्म हो जाता, और अंततः मनुष्य अपने आप से भी अलग हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि गांधी ने सत्याग्रह को नहीं महात्मा बना दिया। अच्छा, किसने कहा कि यह किसका विचार है कि गांधी ने सत्याग्रह को नहीं महात्मा बना दिया, तो ये बोले थे दिवाकर, आर दिवाकर ने कहा था। गांधी के जीवन पर आधारित पुस्तक माई एनकाउंट विथ गांधी, माई एनकाउंट ऑफ हो सकता है अगली बार इनकी बुक पूछ ली जाए। गांधी जी का अनुसार सत्याग्रह शारीरिक बल पर नहीं बल्कि आत्मबल पर आधारित है। सत्याग्रह के प्रयोग में किसी भी प्रकार की दुर्बलता नहीं होती। उनके अनुसार सत्याग्रह की प्रक्रिया व्यक्ति स्वयं भी अपने विवेक एवं आत्मा का नियंत्रण कर सकता है। देखो, इसमें क्या बोले थे, गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बनाया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में नरेंद्र एवं नाथ भट्टाचार्य मानवेंद्र नाथ राय के नाम से बसे, तो ये बसे थे मैक्सिको में, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा जेल में भगवान उनके सामने प्रकट हुए, उसे गीता दी और उसको सनातन धर्म से सरल सत्य का बोध कराया, ये अरविंदो घोष। इनका जीवन भी ना मतलब बहुत ही वो ट्रांजिशन में रहा, ये क्रांतिकारी भी रहे फिर धार्मिक भी बने, तो इस तरीके की इनका जीवन। एक बार कब UGC नेट में भी आपको 23 में ही, हाँ 2023 में ही उनके जीवन चक्र को पूछा गया था कि कब क्या क्या वो हुए थे, उस आप देख लेना, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ अभी UGC नेट, उसमें आया हुआ था अरविंद घोष की जो जीवन का है ना स्टेज, क्या क्या वो हुए, उसमें उसके हिसाब से क्वेश्चन आया था। तुलनात्मक राजनीतिक किसका अध्ययन करता है, तो ये करता है, देखो, सब प्रकार की राजनीतिक गतिविधि, सरकारी एवं गैर सरकारी समस्त राजनीतिक परिघटनाओं को, तो ऑप्शन सी ही होगा क्योंकि पहले सिर्फ संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, अब है छरको, एक बार क्या है इसका, तुलनात्मक किसका अध्ययन करता है, हाँ तो बी, ठीक है, बी ही तो है ना, बी है। और पहले सिर्फ देखो, आधुनिक में पहले तुलनात्मक राजनीति में क्या, शासन व्यवस्था सरकार इस तरह की, अब सब सरकारी गैर सरकारी सब तरह के तुलनात्मक राजनीति में अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में निम्नलिखित उपागमों की उत्पत्ति का सही क्रम बताइए। तुलनात्मक राजनीति, देखो, दार्शनिक उपागम सबसे पहले होगा, फिर हो जाएगा व्यवहारिक उपागम, फिर व्यवस्था, फिर नव संस्थावाद, तो हो जाएगा फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, यानी बी इज द राइट आंसर। देखो, दार्शनिक, फिर व्यवहारिक, फिर व्यवस्था, फिर नव संस्थावाद, ठीक है। अब देखो, तुलनात्मक दार्शनिक समर्थक कौन है, प्लेटो, थॉमस मूर, रूसो, मिल, प्लेटो की रिपब्लिक, थॉमस मूर यूटोपिया। आगे है, निम्नलिखित आगत कार्यों का सही क्रम में पहचान कीजिए, नीचे दिए कूद का सही उत्तर से। देखो, हित समूहीकरण, हित अभिव्यक्तिकरण, राजनीतिक संचार, राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती, तो इसमें सबसे हो जाएगा राजनीतिक सामाजिकरण, भर्ती, फिर हो जाएगा हित अभिव्यक्तिकरण, फिर हित समूहीकरण, फिर संचार, संचार सबसे बाद में होगा और सामाजिकरण और भर्ती सबसे पहले होगा। अब कैसे कैसे होगा, देखो,
आगत कार्यों का मतलब आउटपुट, देखो कहीं क्या है, राजनीतिक पहले सामाजिक, इसमें परिवार, संगठन, क्लब हो गया। हित समूहिक, हित अभिव्यक्तिकरण कौन करता है? दबाव समूह करता है। हित अभिव्यक्तिकरण दबाव समूह का। हित सामूहिकरण कौन करता है? राजनीतिक दल करता है। फिर राजनीतिक संचार कौन करता है? प्रेस और मीडिया करते हैं। आलमंड और पॉवेल ने प्रतिपादित संरचनात्मक प्रकारात्मक के अंतर्गत निवेश के रूप में आने वाले मांगों की उक्त चार श्रेणियां हैं। मांग की तरह आमंड ने समर्थन की भी चार श्रेणियां, द्रव्यात्मक समर्थन, आज्ञापालन समर्थन, सहभागी और साधात्मक समर्थन में वर्गीकृत किया। आलमंड ने निर्गत कार्यों को नियमन विधि से, जैसे देखो विधायिका नियम का क्रियान्वयन, फिर नियम का अधिनिर्णय, और देखो सबसे पहले क्या है, नियम का निर्माण होगा जो विधायिका करेगा। नियमों का क्रियान्वयन कौन करेगा? कार्यपालिका। नियमों का अधिनिर्णय कौन करेगा? न्यायपालिका। आगे है, वे समाजशास्त्री जिन्होंने गैब्रियल आलमंड के संरचनात्मक प्रकारात्मक को प्रभावित किया। तो कौन से वो विचारक हैं जो इन किए हैं? तो वो किए हैं आपके मैक्स वेबर और टालकर पार्सन। ऑप्शन मतलब फर्स्ट और टू है, तो वो हम हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। तो गैब्रियल आलमंड ने संरचनात्मक प्रकारात्मक को प्रभावित करने वाले मैक्स वेबर का टालकर पार्सन नामक दो प्रमुख समाजशास्त्री, टालकर पार्सन ने आलमंड के पूर्व संरचनात्मक प्रकार की धारणा दी और आलमंड ने पार्सन के विश्लेषण को आधार बनाकर 1960 में अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज में अपना संरचनात्मक प्रकारात्मक विश्लेषण प्रतिपादित किया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिकी के उपराष्ट्रपति के लिए सही है? दोनों के लिए मतलब सही है। देखो दोनों उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, दोनों अपने अपने देशों में उच्च सदनों के अध्यक्ष होते हैं। दोनों उपराष्ट्रपति को अपने संबंधित देशों में सदस्य नहीं हो, दोनों का मत संतुलन की स्थिति में निर्णायक होती है। तो इसका हो जाएगा ये 1 2 3। दोनों उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, दोनों अपने अपने देश के ठीक है 1 2 3 है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उपज और उत्तराधिकारी समझी जाती है? तो यह है अमेरिका। आगे है, रिक्स के अनुसार समानता एवं क्षमता में संतुलन की कमी है, तो विकास का फंदा। इसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट ट्रैप। थोड़ा सा देखो, FW रिक्स के अनुसार जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में समानता एवं क्षमता के मध्य असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, फलतः विकास का फंदा, विकास की फांस यानी विकास का फंदा बन जाता है। रिक्स ने राजनीतिक विकास के अध्ययन में सांस्कृतिक एवं मानवीय दोनों पर्यावरणों को भौतिक पर्यावरण के साथ जोड़कर अपना पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण विकसित करता है। रिक्स के अनुसार विकास को समझने के लिए पर्यावरण के प्रतिबंधों और संसाधनों दोनों को अधिकाधिक समझा जाना चाहिए। आगे है, निम्नलिखित पुस्तकों के उनके प्रकाशन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, द पॉलिटिकल ऑफ मॉडर्नाइजेशन, हाउ यूरोप अंडर डेवलपमेंट अफ्रीका, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। अब इसका सारा का हम देख लेते हैं। देखो इसका आंसर स्टार बना हो लेकिन सारे बुक्स को डालो। द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन है 1965 डेविड एप्टर का है। कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, ये आंद्रे गुंद्रे फ्रैंक का है 1967। फिर है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, हंटिंगटन का है, सैमुअल पी हंटिंगटन का है 68 में। और सबसे लास्ट में है वॉल्टर रॉडनी का, हाउ यूरोप अंडर डेवलपमेंट अफ्रीका। देखो वॉल्टर रॉडनी की प्रमुख पुस्तकें क्रमशः डिकोलोनियल मार्क्सिज्म, अ हिस्ट्री ऑफ गुआनीज वर्किंग पीपल ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। डेविड एप्टर की प्रमुख पुस्तक कौन है? द पॉलिटिकल किंगडम इन युगांडा। ठीक है, देख लेना ही। अगला है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति
को कार्यकारी शक्तियां दी गई हैं? तो अमेरिका में किस संयुक्त राष्ट्र संघ में किस में दी गई है? तो अनुच्छेद 2 में। आगे है मैच करना दो सदनों की समान शक्ति। उच्च सदन निम्न सदन की अपेक्षा उच्च सदन जो है निम्न सदन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली, ये अमेरिका में हो जाएगा, यानी बी में फर्स्ट हो जाएगा। तो बी में फर्स्ट हमें एक से ही आ जाता है। फिर देखते हैं नेशनल असेंबली सरकार गिरा सकती है, तो डी का तीसरा होगा फ्रांस होगा। फिर है आपका बी है उच्च सदन ने ठीक हुई, तो हम जान गए। और दोनों सदन समान शक्ति स्विट्जरलैंड है। और फिर भारत का क्या है? निम्न सदन उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्ति, निम्न सदन क्योंकि लोकसभा हमारा ज्यादा शक्तिशाली है, तो सी में सेकंड। इजी क्वेश्चन। आगे है 26 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पॉकेट विटो संघीय विधायिका को राष्ट्रपति का संदेश, गुट प्रणाली, कोस्ट पद्धति, पिजियन होल एक विधेयक, ये निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रणाली के भाग हैं? तो ये आपके भाग है अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली के। कौन कौन से? पॉकेट वीटो वहां से ही भारत में लिया गया है, संघीय विधायिका को राष्ट्रपति का संदेश, गुट प्रणाली, और कोस्ट पद्धति यानी पिजियन हॉल एक विधेयक। देखो पॉकेट विटो संघीय प्रणाली, राष्ट्रपति का संदेश, गुट प्रणाली, कोस्ट ठीक है, एक विधेयक आदि अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के संवैधानिक अभ्यास के भाग हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के दो प्रकार के निषेधाधिकार, निलंबन निषेधाधिकार ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न कौन से पूर्व वैज्ञानिक प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के थे? तो कौन कौन लेबर पार्टी के थे? तो हेराल्ड विल्सन और टोनी ब्लेयर। आगे है अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक रह सकते हैं? मृत्यु होने तथा त्याग पर दिए जाने अथवा कांग्रेस द्वारा हटाए जाने तक। तो आजीवन। निम्नलिखित में से कौन संघीय न्यायालय को राज्य द्वारा अथवा संघ के संगठन एकक द्वारा पारित विधेयक को तो अवैध घोषित करने का अधिकार है, पर संघीय विधेयक को नहीं? तो ये है आपका 29 का ऑप्शन नंबर सी, स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल का ऑप्शन सी। अगला असर्शन रीजन का क्वेश्चन, ब्रिटेन की संसद संप्रभु है ठीक है, इंग्लैंड के महारानी नाम मात्र की राज्य प्रमुख है। दोनों सही है बट एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा ना, दोनों बात सही कह रहा बट रिलेट नहीं कर रहा। वो उसकी संसद की बात कर रहा, ये महारानी की ठीक है। अगला है यदि भारत एक होना चाहते हैं और एक समान संस्कृति विकसित करना चाहता है, तब वह समस्त भारतीयों का अनिवार्य कर्तव्य है कि हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाए। कोई भी भारतीय को इस प्रस्ताव को नहीं मानता है, वह भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो ये B.R. अम्बेडकर का कथन है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज को राजनीतिक दृष्टि से अराजनीतिक समाज बताया है? तो रजनी कोठारी ने। अगला है क्वेश्चन नंबर, ये 2014 के वो रहने दो, अभी के हिसाब से देख लेना। जो जो स्टेट में जैसे इलेक्शन होता है ना, तो उसके बाद ऐसा करंट पूछा जा सकता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी का 2024 का पूछ सकता है, ठीक है। आगे है अभी मतलब अब सारे का तो नहीं कर सकते, लेकिन जो इधर रिसेंट में जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ है ना उसका देख लेना। आगे है न्यायिक पुनर्निरीक्षण मूल अधिकार, एक जब एक झारखंड कहाँ और क्या हुआ है, महाराष्ट्र और एक दो जगह जो हुआ तो उसका देख लेना, आ सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन मूल अधिकार, एकल नागरिकता आपका ब्रिटेन हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, विशिष्ट शक्तियां, न्यायिक पुनर्विलोकन और मूल अधिकार। अच्छा हमारा कहाँ कहाँ से लिया गया? तो देखो ये लिया गया है अमेरिका से। फिर है राज्यसभा के, सबसे पहले हम ए में लगाए हैं 4, ए में 4 और बी में फर्स्ट, यानी ए ही हो जाएगा, ये आंसर होगा। देखो न्यायिक अमेरिका, एकल नागरिकता ब्रिटेन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरिश, विशिष्ट शक्तियां कनाडा। आगे है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था? तो 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। आगे है
निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति में संतपरक मुहावरे सेंट्रली एडियम्स बोला है? तो ये बोले मॉरिस जॉन्स। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना। आगे है, निम्नलिखित को कालक्रम में सजाइए। अब कालक्रम वाले क्वेश्चन तो आप देख रहे हो कितना यूजीसी नेट में आ रहा है। गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन राज्य के रूप में महाराष्ट्र 1960 में, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन, जनता पार्टी किसका डी हो जाएगा? सबसे पहले देखो, भारत राज्य के रूप में महाराष्ट्र स्थापना भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, फिर गुजरात नवनिर्माण, जनता पार्टी। आगे है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस सामाजिक आंदोलन को गैर पार्टी राजनीतिक गठन के रूप में बताया गया है? तो रजनी कोठारी। और निम्नलिखित को कालक्रम में बताइए। देखो, नक्सल आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो नक्सली, देखो चिपको नर्मदा तो बाद में होगा, तो यानी इसी दोनों में होता, तो इसका बी है। सबसे पहले है सर्वोदय आंदोलन, फिर नक्सल, फिर चिपको, फिर नर्मदा। देखो, सर्वोदय की महात्मा गांधी की जो 1950, सर्वोदय आंदोलन 1950, नक्सली आंदोलन 1967, चिपको आंदोलन 73, ठीक है, और नर्मदा बचाओ तो रिसेंट। निर्भया मामले के बाद गठित न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन था? तो लीला सेठ थे ना, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी लीला सेठ, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? ठीक है, नहीं है, तो किसी चुनाव को रद्द घोषणा ये न्यायालय करेगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय अखंडता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होगा आपको ये 19 नवंबर, अखंडता दिवस 19 नवंबर, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुच्छेद 356 संबंध में मुंबई मुकदमे से आविर्भाव नहीं है? तो ये है आपका, कोई न्याय राजनीतिक दल केंद्र में सत्ता में आता है तो उसका यह प्राधिकार है कि वह राज्य में अन्य दलों द्वारा गठित मंत्रालय को बर्खास्त कर सकता है। सी। आगे है, देखो, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, विभाग से संबंधित अस्थाई संसदीय समिति, लोकसभा की व्यवस्था समिति। तो सबसे पहले लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन में 30 होते हैं, और इसमें 22 जो होते हैं, प्राक्कलन में सिर्फ आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं 30 के 30, और लोक लेखा समिति में 22 में से 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। तो हमें ए का हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड, जिसमें ए का सेकंड हो जाता और बी में 4 हो जाता, ठीक है। तो ये स्टार बना हुआ है, देख लेते हैं इसमें क्या क्या। देखो, लोक लेखा समिति, अच्छा नंबर ही गलत दिया हुआ है, ठीक है। प्राक्कलन समिति 30 पता है, विभाग में संबंधित 31, 2004 से पूर्व 45 था, ठीक है। लोकसभा 15। चलते आगे, मुकदमे पर निर्णय लेते समय न्यायालय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हैं। न्याय किया ही नहीं, तो दोनों सही है, सही व्याख्या है। अगला है ना। आगे है, लोक प्रशासन के विकास के में उत्तर 1970 का चरण निम्नलिखित में से किससे अभिलक्षित होता है? तो मूल अभिविन्यास, लोक प्रशासन। आगे है क्वेश्चन नंबर 40, मुने का यह कथन उच्च प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट प्राधिकार प्रदान करना किस संदर्भ में था? ये था प्रत्यायोजन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेडरिक डब्ल्यू ड्रिक्स द्वारा प्रस्तुत किसी समाज के प्रकारात्मक आवश्यकता की सूची में नहीं है? तो प्रशासनिक, बाकी आर्थिक, राजनीतिक और संप्रेषण है। हर्बर्ट साइमन द्वारा दी गई निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा चरण नहीं है? बौद्धिक अभिलक्षण, अनुमान अभिक्रिया, चयन अभिकरण और प्रारूप अभिकरण। तो देखो, चयन अभिकरण भी है, प्रारूप अभिकरण भी है, और बौद्धिक अभिक्रिया भी है, ये नहीं, अनुमान अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लिंकट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है?
तो वो है सहयोगी प्राधिकार, बाकी कौन, शोषण प्राधिकार, उपकारी प्राधिकार और सहभागी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 50 क्वेश्चन किया। रेस्ट में इसमें जो क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको किसी वजह से ये अच्छा लग रहा है प्रैक्टिस सेशन, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।